Hi everyone, I am Neha Chauhan and I'm back with yet another important video to help you achieve that 190 plus marks in SSC CGL English Mains exam. Yes, it is possible. And today's topic is going to be pronoun. Pronoun होते क्या हैं? आप ये एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ मैं. राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ही लिव्स इन इंडिया. ही इज़ इन गवर्नमेंट जॉब. अब जब इसमें जो पहला सेंटेंस है राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, जो राम हम यूज़ कर रहे हैं वो हो गया नाउन. सेकंड जो हमने सेंटेंस यूज़ किया ही लिव्स इन इंडिया, तो जो भी ही जो हो गया वो प्रोनाउन हो गया. तो जो भी वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं इन द सेकेंड सेंटेंसेज और द थर्ड सेंटेंसेज आर कॉल्ड प्रोनाउन. ये ईजीएस्ट वे में मैं आपको प्रोनाउन समझा सकती थी. अब रूल समझाने से पहले आपको एक और चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है. मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक कॉन्वर्सेशन में बैठे हो, ठीक है, और एक तीसरा एक इंसान और बैठा है कहीं दूर पे. ओके, तो उस कॉन्वर्सेशन में आप खुद फर्स्ट पर्सन हो जाओगे. आप जिससे बात कर रहे हो यू, वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, और जो थर्ड दूसरा कहीं पे एक इंसान बैठा है उसको वो हो जाएगा थर्ड पर्सन. ओके, so I hope this first person, second, third person, say first, second, third person's concept is clear to you. I, we are first person. You is second person. He, she, it, they is third person. Okay. ये रूल क्लियर हो गया. अब एसएससी इसमें एरर क्या पूछता है, जिस भी सेंटेंस में आपको इन तीनों पर्सन्स का ये तीनों पर्सन एक साथ दिख जाएं तो समझ लेना एसएससी चेक करना चाह रहा है क्या आपको इनकी प्लेसमेंट आती है, क्या आपको इसका रूल मालूम है. तो रूल क्या है, 2-3-1 2-3-1 2-3-1. दिमाग में कम से कम 10 बारी और रिपीट करना, याद हो जाएगा. 2-3-1 2-3-1. ओके, 2-3-1 में क्या हो गया, 2 मतलब सेकेंड पर्सन यानी कि यू. 3 क्या हो गया, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे. एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कोर्स यू योरसेल्फ यानी कि आई. ओके, सो अब इसमें ना ये जो प्लेसमेंट होती है ये दो सेंटेंसेस में होती है, एक तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एक नेगेटिव सेंटेंसेस में. जब भी कुछ आपने ये सुना होगा, जब भी कुछ अच्छा काम करो तो दूसरे से शुरुआत करो. ओके, तो सेम रूल इसमें भी अप्लाई होता है. तो जब भी आप कोई भी एरर में कोई पॉजिटिव बात आ रही हो तो आपने सबसे पहले क्रेडिट किसको देना है, अपने दोस्त को, यानी कि जो आपके सामने बैठा है यू. फिर उस इंसान को देना है जो कि आपसे दूर बैठा है यानी कि थर्ड पर्सन को, यानी कि ही, शी, इट, दे को देना है. और लास्ट में खुद को क्रेडिट देना है. ठीक है ना, इगोइस्टिक नहीं बनना, सारा काम क्रेडिट खुद से लेना शुरू मत करना. ओके, तो क्या पहला रूल, पहला सेंटेंस पढ़िए. यू, ही एंड आई हैव बिकम ऑफिसर्स. ओके, तो यहाँ पे अच्छा काम हो रहा था, सब ऑफिसर्स बन गए, तो आपने अपने दोस्त को आपने एनकरेज किया कि यू एंड देन ही एंड आई हैव बिकम ऑफिसर्स. पर एक और रूल आता है. अब एसएससी इन दो में से, यहाँ से सिर्फ यही दो रूल आते हैं, या तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव सेंटेंस होगा. आपको ये 2-3-1 2-3-1 2-3-1 कॉन्सेप्ट याद रह जाता है. पर अगर कुछ गलती हो रही है ना तो आप पहले अपने दोस्त पे नहीं डाल सकते. जब भी कोई गलती हुई है, अच्छे इंसान बनो और खुद के ऊपर गलती का ब्लेम लेना सीखो. ओके, और यही इस इंग्लिश ग्रामर रूल का फंडा है कि जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, आप सबसे पहले फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करोगे. आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1-2-3. जब भी गलती करो तो खुद से स्टार्ट करो. ठीक है, ये याद रखना. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम ऑन दिस सिंगल रूल, लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या कहता है. इस रूल नंबर 2 की इसको पहचानना सबसे इजी इसलिए है क्योंकि सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो इट से स्टार्ट होगा और इसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ ऐसा लगा होगा. ओके, जिसको हम बोलते हैं बी की फॉर्म. आपको बुक्स में कैसे मिलेगा, इट इज फॉलोड बाय एनी फॉर्म ऑफ द बी विल बी फॉलोड बाय द नॉमिनेटिव केसेस. नॉमिनेटिव केसेस क्या होते हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई, यू, ही. ओके, तो आप रूल यही कहता है कि इट इज़ के बाद हमेशा आई आएगा. इट वॉज आई, इट वॉज यू, इट वॉज ही. ओके, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है. इट इज़ ही,
और इसमें एक और एक और रूल साथ में अप्लाई होता है कि हु के बाद अब जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वो जो आप ये नॉमिनेटिव केस यूज़ कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग लगेगी। मैं इस रूल हेल्पिंग वर्ब वाला रूल अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपको इस रूल की कंप्लीट डिटेल में समझना है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई अदर वीडियोज़। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब दो सब्जेक्ट की बात हो रही हो और उनके बीच में एज मच एज फास्ट एज दो एज होंगे और उनके बीच में एक ब्लैंक होगा, ओके या फिर दैन का कंपैरिजन होगा, ओके दैन का यूज़ होगा। और तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ओके, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे भी हमेशा ऐसे कन्फ्यूजन रहते थे। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ही शी आई यू, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, माई योर्स माई योर्स हिज हर्ज, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, अब आप एग्जाम्पल पढ़िए, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज आई। सुनने में सेंटेंस अजीब सा लगता है पर यही करेक्ट होता है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज मी, वो गलत हो जाता है। मी मैंने आपको क्या समझाया, इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मी का जो यूज़ हो जाएगा, आई एम सॉरी, मी का जो यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज़ एज फास्ट एज आई, ही रन्स एज फास्ट एज आई। ओके, इस पर्टिकुलर रूल पे मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपने इस पे कौन से सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं। एक एग्जांपल लिख के दे देना प्लीज़, इट विल टेल मी कि आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको ये रूल समझ आया है। प्लीज़ इस पे एक एग्जांपल एटलीस्ट और अपने आप से सॉल्व कर लेना और वो कमेंट सेक्शन में लिख के देना। ओके, आई होप इतना आप लोग कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, सेपरेशन, रिपोर्ट, ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में लिस्ट और भी मिल जाएगी आपको, पर ये 4 वर्ड्स मैं हमेशा याद करके जाते थे। सेपरेशन, रिपोर्ट, पार्डन, फेवर। इनके साथ आप कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हो। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होती हैं, पोजेसिव मतलब जो आपकी पोजेशन दिखाए, जैसे कि माई, योर्स, हिज, हर्ज। ओके, तो ये सारी आपकी पोजेसिव प्रोनाउंस होती हैं। अब इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी जो ये 4 वर्ड्स आपने दिए हुए हैं इनके साथ कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। ओके, करेंगे कैसे, कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, भूल जाओ। अब ये सोचना, आपको अपने दोस्त से एक फेवर चाहिए, ठीक है, आप उसे कैसे बोलते हो, हे फ्रेंड आई नीड योर फेवर, हम ऐसे बोलते हैं, राइट। क्या सेंटेंस में कुछ गलत है, यस गलत है। मैंने क्या बोला, आप इन वर्ड्स के आगे कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करोगे, और आपने क्या बोला, योर फेवर, तो गलत हो गया ना। आपने इसको करेक्टली कैसे बोलना है, हे फ्रेंड आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। ओके, जैसे कि आपने बोला कि हे फ्रेंड योर सेपरेशन इज़ अनबेरेबल टू मी। ओके, योर सेपरेशन, आई मीन अजीब सा नहीं लगता सुनने का। योर सेपरेशन मीन दैट एज इफ योर फ्रेंड इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इट लिटरली मीन्स दैट। ओके, तो ये यूज़ करना गलत होगा। यस, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हे फ्रेंड सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ अनबेरेबल टू मी। ठीक है, मैंने ये 2 वर्ड्स अंडरलाइन इसलिए किए हैं क्योंकि इनमें से एरर बन के आ सकता है, सेपरेशन एंड फेवर। ओके, बुक में वर्ड्स और भी मिल जाएंगे पर ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप मिस नहीं कर सकते। नाउ मूविंग ऑन टू रूल नंबर 5, आइदर, नाइदर, नन, ईच अदर, वन अनदर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एसएससी यहीं से एरर देता है क्योंकि बच्चों को आइदर नाइदर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब मान लीजिए जैसे कि मैं और मेरी कोई फ्रेंड बैठ के डिस्कशन कर रही है, तो हम सिर्फ 2 लोगों की बात डिस्कशन चल रही है, उस केस में मैं आइदर या नाइदर बात करूँगी। मैं कहूँगी हम दोनों में से एक, जब कहना होगा मुझे तो आई विल यूज़ आइदर मी और माई फ्रेंड, मैं ऐसे बोलूँगी, आइदर आई और माई फ्रेंड, या फिर मैं बोलूँगी नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड। ओके, ना ही मैं ना ही मेरी दोस्त, उसके लिए मैं नाइदर यूज़ करूँगी। पर जब हम 3 लोगों की बात आ जाएंगी ना, जैसे मान लो कि मेरे 3 फ्रेंड्स हैं और हम तीनों पार्टी में नहीं जा रहे, तो उस टाइम पे हम ये नहीं बोलेंगे नाइदर ऑफ द 3 फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, नो, वो गलत हो जाएगा। एसएससी यहीं पर ही एरर लगा के देगा आपको, ठीक है। उस टाइम पे याद रखना आपने यूज़ करना है नन। 2 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं नन। ओके, आइदर और नाइदर यूज़ हमें सिर्फ 2 के केसेस में होगा। ओके, नाउ
मूविंग ऑन टू द ईच अदर एंड वन अनदर कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अगर और आपकी फ्रेंड की बात हो रही होगी तो आप उसमें यूज़ करोगे ईच अदर, दैट मी माई वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ओके। अब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, सो वी से ऑल ऑफ अस हैव, लाइक वी वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी से ऑल ऑफ अस हैव रिस्पेक्ट for one another, okay, so in that case we will use one another. I hope this is clear. Now moving, अगर आपको लग रहा है ना रूल नंबर 5 तो बहुत इजी सा है, प्लीज़ ध्यान देना, नंबर ऑफ पर्सन्स पे ध्यान देना कि उस सेंटेंस में कितने यूज़ हो रहे हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग आइदर नाइदर ईच अदर वन अनदर यूज़ करना, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि कुछ एक लिस्ट ऑफ, लंबी चौड़ी सी लिस्ट है जिनके आगे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करने हैं। आप अगर आप में कैलिबर है और आप में इतना पोटेंशियल है कि आप वो सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। पर मैं ये 3 वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा के जाती थी और इन 3 वर्ड्स के साथ मुझे पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, जैसे कि अवेल, एक्विट एंड एडजस्ट। एग्जाम्पल पढ़िए, रजत शुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एसएससी इसमें आपको क्या एरर बना के देगा, एसएससी आपको एरर देगा, उसमें ये हिम हटा देगा, हिमसेल्फ हटा देगा, आई एम सॉरी, और आपको देगा रजत शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एकदम परफेक्ट साउंड करता है, ओके पर अगर आपको ये रूल पता है ना कि अवेल, एक्विट और जस्ट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। अगर मैं किसी दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ, किसी दोस्त से बात कर रही हूँ तो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, ओके। तो ये सारे जो होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एक और एडजस्ट के साथ भी मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल। रजत शुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। कैसा लगा सुनने में? पॉज करना वीडियो को और इस सेंटेंस को दोबारा रिपीट करना। हम ये सेंटेंस बहुत बारी यूज़ करते होंगे बट हम भूल जाते हैं दैट वी हैव टू यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर, ओके। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टेल योर फ्रेंड दैट यू शुड एडजस्ट according to the environment or according to the circumstances, you should say that hey friend Rajat, you should adjust yourself according to the circumstances, okay, that would be the correct usage. Now moving ahead, coming to rule number 7. Rule number 7 क्या कहता है? keep, stop, hide, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऊपर समझा चुकी हूँ क्या होता है, भूलना मत, ओके। हम लोग क्या बोलते हैं, वी शुड कीप आवर सेल्व्स बिजी। नॉर्मल साउंड कर रहा है, राइट? हम यही बोलते हैं नॉर्मल, उसमें सुनना कोई भी बहुत अ पर्सन विद वेरी गुड फ्लुएंसी विल डेफिनेटली बी मेकिंग दिस एरर दैट वी शुड कीप आवर सेल्व्स हेल्दी और बिजी और एनी अदर थिंग, ओके। तो याद रखना, वी डोंट हैव टू यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दैट। ये इसमें भी अगेन देयर इज़ अ लंबी चौड़ी लिस्ट, बट दीज 3 वर्ड्स यू कांट अफोर्ड टू अवॉइड, ओके। कीप, स्टॉप, हाइड, ओके। यू विल नेवर यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद इट। स्टॉप के आगे कभी भी योर सेल्फ, आर सेल्फ कुछ भी लगा हुआ दिख जाए, समझ लेना एरर वहीं पे ही है। कीप के आगे आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ कुछ भी लगा हुआ दिख जाए, हटा देना, ठीक है। नाउ आई होप बहुत इजी सा फंडा है। 3 वर्ड्स मैंने दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर इन 3 वर्ड्स को भी याद नहीं रखा ना, मतलब कैसे लाओगे फिर 190 प्लस ले आओगे? आई नो, 3 वर्ड्स याद रख लेना, बहुत ईजी है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि जब भी द सेम के साथ कोई नाउन आ जाए तो हम उस सेंटेंस में आगे दैट और एज का यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़िए, दिस इज द सेम वुमेन दैट हेल्प्ड मी। इसमें कंफ्यूजन कहाँ आती है बच्चों को, वो सोचेंगे अब इसमें हु आना है, विच आना है, क्या आना है। तो यहाँ पे रूल इसलिए ये रूल इंपॉर्टेंट बन जाता है जब भी आपको ये फॉर्म दिखेगी द सेम और उसके साथ कोई नाउन। यहाँ पे नाउन क्या है, एक वुमन के बारे में बात हो रही है, कॉमन नाउन है, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है दैट, ओके। और आगे मैंने ना अंडरलाइन किया हुआ है कि वर्ब है, हेल्पिंग क्या और करना हो गया, वर्ब हो गया, तो इसलिए हमने दैट यूज़ किया। पर अगर इसके आगे कोई वर्ब ना होके कोई ऑब्जेक्टिव केस आ जाता, जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, तो सेम रूल रहता, बस दैट की जगह एज आ जाता। जैसे कि आप रूल नंबर 2 पढ़िए, दिस इज़ द सेम बुक एज
माइन, माइन ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ओके तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, एज। नाउ आई होप रूल समझ आ गया होगा, इसमें यहीं से ही एरर आएगा कि आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि हु लगाना है, दैट लगाना है या एज लगाना है, ओके एरर यहीं से ही बनेगा सिर्फ। पर याद करना द सेम प्लस नाउन दिया होगा तो दैट और एज दोनों फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग आगे आपको वर्ब दिया हुआ है या नहीं दिया। वर्ब दिया है तो दैट यूज़ किए, वर्ब नहीं दिया हुआ तो एज यूज़ कीजिए, ओके। नाउ रूल नंबर 9, ये वाला एग्जाम्पल अभी भी टीयर 1 2019 टीयर 1 में भी आया हुआ है एज वेल एज अलॉन्ग विद इस वाले रूल के ऊपर। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, और मैं ये पहली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई विल स्टिल एक्सप्लेन इट फॉर यू गाइज। रूल ये कहता है कोई भी अगर दो नाउन एज वेल एज अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, नथिंग बट के साथ जुड़े हुए हों तो जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है। जैसे कि 2019 अभी प्री के एग्जाम में ये सेंटेंस आया हुआ था, द कैप्टन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग फॉर डिनर। तो ये सेंटेंस एज इट इज़ दिया हुआ था, आपको बुक में भी ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, कैप्टन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, हमेशा जो क्या होता है सेकेंड वाला पार्ट प्लूरल में दे देता है ताकि आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो गलत लगा दो, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है कि हमने क्या कहा है, जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी, राइट। तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया इसमें, कैप्टन, एज वेल एज से पहले वाला इंसान कौन हो गया, कैप्टन। ये रूल मैंने प्लीज़ मेरी आई थिंक सेकेंड पार्ट 2 में, पार्ट 2 या पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज़ 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 उस वीडियो को ज़रूर देखना और आपको ये रूल एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द रूल नंबर 10। ये रूल भी इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी किसी शिफ्ट में आया है। ये कहता है कि अगर एक ही आर्टिकल लगाया हुआ है दो नाउन के साथ और वो दोनों नाउन एक ही इंसान की को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम उसके आगे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। मैंने क्या कहा, आई डेंट टॉक इन फ्रेंच, अभी सुनना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ओके। द प्रिंसिपल, एक ही आर्टिकल लगा हो दो नाउन के आगे, ओके तो वो एक ही इंसान के बारे में बात कर रहा है पर उसके हो सकता है उस एक इंसान के दो अलग अलग रोल्स हों, ओके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जब से एक इंसान की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ कोर्स सिंगुलर आएगी, राइट। तो इतना सा रूल है। द प्रिंसिपल एंड जज इज कमिंग, ओके। हम लोग बोल रहे हैं एक प्रिंसिपल है जो कि जज भी है, वो आ रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, द जज एंड द प्रिंसिपल एंड द जज आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्या ये सेंटेंस ठीक है? यस ये सेंटेंस ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है, जो आर्टिकल हमने यूज़ किया है द, वो इन दोनों नाउन्स के आगे यूज़ किया है। मतलब यहाँ पे अब दो लोगों की बात हो रही है जो दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए अब हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी आपकी, प्लूरल, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अननोटिस चला जाता है तो प्लीज़ ध्यान रखना कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, ओके। मूविंग ऑन टू दिस, कहता है कि बोथ और नॉट को आप कभी भी साथ में यूज़ नहीं करते। जैसे कि हम बहुत ही कॉमनली रोज़ की लैंग्वेज में बोलते हैं बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, ये गलत हो जाता है सेंटेंस, ओके। तो बोथ के साथ आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ दिख जाओ तो समझ लेना वहीं पे एरर है। हम इस सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करेंगे, पॉइंट इज़ दैट। नेक्स्ट टाइम याद रखना कि क्या बोलोगे neither of them or none of them. I would leave it to you guys to answer. Pause the video and tell me, okay? अगर दो लोगों की बात हो रही है तो then we'll say neither of them is coming, okay? And if there are more people then we say none of them are coming, okay? So that is the right way to say it. And I think that's about it. Somebody asked me कि मैम प्लीज़ who and whom का यूज़ बता दीजिए। तो ये वाला इसके ऊपर मैं एक छोटी सी 3-4 मिनट की एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि हु कहाँ पे यूज़ होता है और हुम कहाँ पे यूज़ होता है, ओके। एंड दैट्स अबाउट इट। ये वाले रूल्स आपको प्रोनाउन में मोर देन सफिशिएंट हैं, इसके ऊपर एक्सरसाइजेस सॉल्व करो ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाएं। और कोई सेंटेंस नहीं समझ आता प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि मैम डाउट करके लिख देना आगे बड़ा बड़ा और सेंटेंस लिख देना। अब ये नहीं है कि 10,000 डाउट्स आप लोग लिख देंगे, प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत खुद करना।
और अगर कुछ ऐसा है जिसका आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है कहीं से, प्लीज़ डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल try my best to answer it for you all. And that's about it. I am planning to, as I promised, I am planning to finish the grammar rule within this week, the important grammar rules within this week, and these rules should be sufficient for you to to get that perfect score in the grammar section. Okay, and yes, that's about it. So thank you so much. I'll see you in the next video.